ओके, हमसे तो मैच देखा ही नहीं गया, इसलिए हमने एक आंख बंद करके। अब स्कूल में प्रिंसिपल सबको टूर ले जाएंगे जिससे सबका डिप्रेशन दूर हो जाए। हमें लेके हम डिप्रेशन में What does it mean to be socially marginalized? मान लीजिए कोई अगर ऐसा कास्ट सिस्टम होता है, रिलीजन के विद इन रिलीजन देयर इज कास्ट सिस्टम। जैसे हम ये कह सकते हैं कि हिंदू में कास्ट सिस्टम क्या है कि अलग अलग है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और उसके अलावा जो छोटी कास्ट हैं जैसे मोची, नाई, कहार, जो इस तरीके का काम करेंगे, धोबी, ये सब क्या है, दैट इज लोअर कास्ट कहलाते हैं या इनको शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं। तो ये लोग पहले क्या करते थे, जो अदर ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय के सर्विसेज दिया करते थे, तो इन लोगों को लोअर कास्ट में माना गया और इनको सही स्थान नहीं दिया गया। तो अल्टीमेटली दे वर बिकमिंग पुअरर एंड अल्टीमेटली कट ऑफ फ्रॉम द मेन सोसाइटी। मेन सोसाइटी में कोई भी फंक्शन होता था तो वो शेड्यूल्ड कास्ट को क्या करता था, बुलाता नहीं था या उनको सिर्फ उनकी सर्विसेज तो लेता था लेकिन उनको उनके राइट्स नहीं देता था। उसके लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, B.R. अम्बेडकर ने इसके लिए काम किया और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट भी किए कि इनको रिजर्वेशन मिला जाए, मिले सर्विसेज में, किसी भी चीज़ में, या फिर इसके अलावा पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी इनकी रिजर्व सीट्स रखी गई कि इनको, आपको मालूम है 70 थी और कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी होते हैं, उतनी सीट्स उनको मिलनी ही चाहिए, उतने लोग पार्लियामेंट में और असेंबली इलेक्शंस में पहुंचते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? तो धीरे धीरे ये लोग अपलिफ्ट होते चले गए। तो व्हाट डज इट मीन बाय मार्जिनलाइजेशन? क्या तुम्हारी कॉपी में कहीं मार्जिन है? तो मार्जिन का मतलब हाशिया होता है। जैसे एक लाइन खिंची होती है तो लाइन के इधर मार्जिन है, वहाँ पे वो कोई ऐसी चीज़ लिखी जाती है जो फालतू होती है, और जो मेन कंटेंट होता है वो कहाँ लिखा जाता है, वो मेन कॉपी पे लिखा जाता है। तो उसी तरीके से जैसे हमारी कॉपी में मार्जिन है, वैसे ही अगर सोशली किसी ग्रुप को हम आइदर ऑन द बेस ऑफ रेस, ऑन द बेस ऑफ कलर, जैसे आप देखें अमेरिका में ब्लैक लोग मार्जिनलाइज्ड हैं, ब्लैक लोगों को नई सोसाइटी में कहीं बुलाया नहीं जाता और उनके साथ अन्याय होता है। तो ऐसे कहीं पर कास्ट के सिस्टम पे, या ऐसा आप देख सकते हैं हिटलर ने ज्यूस को बहुत ज़्यादा जीनोसाइड किया, जीन को ही ख़त्म कर दिया, साइड मतलब किलिंग, और उनको मार्जिनलाइज्ड कर दिया था, मेन सोसाइटी से कट ऑफ किया था। ऐसा और जगह भी होता है, ऐसा मुस्लिम सोसाइटी में भी होता है कि उनमें अहमदिया मुस्लिम या दूसरे तरीके के और भी मुस्लिम हैं जिनको कि सोसाइटी में सही स्थान नहीं दिया जाता है। जब सब लोग नमाज पढ़ लेते हैं उसके बाद अहमदिया मुस्लिम का नंबर आता है, अगर वो पहले पढ़ेंगे तो उनको सजा मिलेगी। तो ऐसा भी होता है। सो देयर आर द ऑलवेज इन सम पोर्शन ऑफ सोसाइटी, चाहे कुछ भी हो, कैथोलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो या ऑर्थोडॉक्स हो, क्रिश्चियनिटी में भी 3 तरीके के अलग अलग ब्रांचेज हैं। कुछ लोग जीसस को मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं जीसस भी है, पोप भी है। जैसे नहीं होता है कि चर्च का जो सबसे बड़ा है वो राजा से भी ऊपर है। तो ऐसे अलग अलग हैं। तो हम यही यहाँ पर देखेंगे कि क्या हमारे इंडिया में मार्जिनलाइज्ड कौन कौन है और उनकी अपलिफ्टिंग के लिए क्या क्या हो रहा है। What does it mean to be socially marginalized? Now, to be marginalized is to be forced to occupy the sides of fringes and thus not to be at the center of things. So, marginalized people क्या होंगे? So those people, those section of society which are discriminated. तुमको ये मतलब मालूम है भेदभाव क्या होता है? डिस्क्रिमिनेटेड का क्या मतलब है? भेदभाव करना, यानी उनको and they are not given their rights, उनको क्या नहीं देना? इक्वलिटी नहीं देना। डिस्क्रिमिनेटेड
ऑन द बेसिस, किसके बेसिस पर अर्पित? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट के भी बेसिस पर हो सकता है, कलर, रेस की कौन किस रेस का, जैसे ज्यूस के है ना, जेंडर, जेंडर के बेसिस पर। कहीं कहीं गर्ल्स को या फीमेल को वोटिंग राइट्स नहीं है, तो जेंडर के बेसिस पर, प्लेस ऑफ बर्थ, यस, प्लेस ऑफ वर्शिप के बेसिस पर, तो रिलीजन हो जाएगा, रिलीजन, डिस्क्रिमिनेटेड, उनके साथ भेदभाव किया जाए, एंड नॉट ट्रीटेड, और इक्वली, नॉट ट्रीटेड इक्वली, उनको सोसाइटी में इक्वली न ट्रीट किया जाए, ठीक है। देन सच पीपुल गेट कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी, धीरे धीरे वे क्या होते जाते हैं, कट ऑफ। जैसे कि हम कह सकते हैं शेड्यूल्ड कास्ट को जमीन पर बैठाया जाता था, अम्बेडकर पहले झाड़ू लगाते थे, फिर वहाँ जमीन पर बैठ के पढ़ते थे, जबकि हायर कास्ट वाले लोग क्या करते थे, वो सीट पर बैठ के पढ़ते थे, ठीक है। सच पीपल आर marginalized and cut off from mainstream, जो मुख्य धारा उससे कट ऑफ हो जाएंगे। ओके, सो रेस का मतलब है जैसे ह्यूमन रेस, सब लोग अलग अलग जगह से इवॉल्व हुए हैं, तो जो चाइना में है उनका अलग रेस है, उनको देखने में अपीयरेंस है, कोरियन रेस अलग है। तो अगर कोई भी वहाँ का जो ज्योग्राफिकल किसी भी तरीके का क्लाइमेटिक कंडीशन है, उस तरीके के ह्यूमन अलग अलग होंगे। अगर तुम देखो अरब के लोग अलग अलग तरीके से होंगे। ऑस्ट्रेलियन रेस छक्का मारेंगे बाहरी से चला जाता था, शेनवान, तो ऐसे होता, तो रेस अलग अलग होती है कहीं। अफ्रीकन के नीग्रो देख लो, बिल्कुल काले भुजंग, तो इस तरीके से तो रेस अलग अलग होती है। और कहीं कहीं जर्मन है तो वो मिडिल एशिया के, तो मिडिल एशिया के वो ब्लू आइड है, तो वो जैसे हिटलर वाले जर्मन नहीं होते हैं, जर्मनी के लोगों की नीली आंखें होती हैं। तो हम किसी को देख के ये पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ से इवॉल्व है, यानी उसके फोर फादर किस जगह रहते होंगे। इसके फोर फादर चाइना में रहते होंगे। So if persons are from different geographical origin, then those are called of different race. Though every human is having 23 pairs of chromosomes. ठीक है, कभी आपसे पूछा जाए कि सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है दिव्या, तो आप ये नहीं लिखेंगे सेक्स क्रोमोसोम्स होता है टेस्टोस्टेरोन, वो सभी बच्चों ने ये लिखा है, टेस्टोस्टेरोन होते हैं, ना कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम हमारी बॉडी को डिटरमाइन करते हैं, उसमें 23rd पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम है, और सेक्स हार्मोन अलग है। आपसे पूछा गया था सेक्स हार्मोन आप लोगों से, और आप लोगों ने लिख दिया सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स हार्मोन पूछा जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। सेक्स क्रोमोसोम अगर पूछा जाएगा तब एक्स और वाई है। तो क्रोमोसोम और हार्मोन में फर्क समझो, ठीक। अब देखो, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि तरह तरीके की रेसेस हो सकती हैं। तो कोई ज्यूस रेस है, तो कोई तिब्बतियन है, कोई चाइनीज, ये सब रेस है, ठीक है, कि कौन कहाँ का है। इसके अलावा सच पीपल गेट लो सोशल स्टेटस, उनका लो सोशल स्टेटस होता चला जाएगा। दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम रिसोर्सेज ऑल्सो। क्या तुमको मालूम है कि जो साफ पानी वो उनको पीने को नहीं दिया जाता था, कि बोला जाता था कि तुम लोग मेन रिवर का पानी नहीं पियोगे, जाकर वहाँ से लाओगे जो गंदा पानी है। तो वो लोग सही पानी नहीं पी पाते थे, तो उनमें बीमारियाँ हो सकती थी, या वर्शिप के प्लेस पर आने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा। और जबकि वो सोसाइटी के लार्जर ग्रुप थे, तो लार्जर ग्रुप होने के बाद भी उनके पास सोशल रिसोर्सेज कम थे, क्योंकि उनको एक्सेस ही नहीं दिया गया। तो सारे रिसोर्सेज बड़े लोगों ने बांट लिए थे। अब देखिए, तो डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑक्यूपाइज या हैज ए कैप्चर ऑन लार्ज सेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसा भी होता चला। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाया जा रहा है अगले पेज के फिगर में, कि OCN आदिवासी फ्लोट। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है आदिवासी डांस हो रहा है, ठीक है। दादू व्हाई डू दीज ऑलवेज शो आदिवासीज एज ओनली डांसिंग। तो आदिवासी लोगों को डांसिंग में दिखाया जाता है, कहीं ये नहीं दिखाया जाता कि हायर पोजीशन पर नहीं है। तो
ये क्वेश्चन इसमें दिखाया गया है. Now, yes, don't they know anything else about us? The lives of Adivasis are very rich. Most people don't know that. तो दादी उनकी बताती हैं कि या दादू बताते हैं कि वो very rich the lives, but most people don't know that. When I was young, our village in Odisha was beautiful. We got everything we needed from the land and forest around us. We in turn respect the land, forest and river. यानी जब ये दादू उनके बताते हैं कि आदिवासी जब हम थे तो धीरे धीरे हमसे चीज़ें ले ली गई. We were very rich in culture and we were rich in resources also. लेकिन धीरे धीरे उनसे सामान ले लिया गया, उनको एक्सेस नहीं दिया गया, या तो इंग्लिश ब्रिटिश ने नहीं दिया होगा एक्सेस. तो सडनली वी वर टोल्ड दैट फॉरेस्ट आर नॉट अवर्स. फॉरेस्ट ऑफिशियल एंड कॉन्ट्रैक्टर्स कट डाउन लार्ज पार्ट ऑफ इट. और बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि ट्रीज काट दिए, सब कुछ काट दिया, हमारे रिसोर्सेज को ले लिया. और ये सब कॉन्ट्रैक्टर किसके थे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थे, जो कि भारत का था या ब्रिटिश का रहा होगा. Then how did you survive, Dadu? Many of us were forced to leave our homes and seasonal work in nearby towns. और हम लोग फिर रोजगार या मजदूरी करने लगे. जब हमारी चीज़ ले ली गई तो हम क्या करने लगे? रोजगार या मजदूरी. ध्यान दो. Then the company वाला came. They said there are iron ore under our land. They wanted to mine. और उन्होंने कहा कि माइनिंग करो. जमीन के अंदर माइन होती है, कोयले होते हैं कि नहीं? तो बोला कोयले निकालो, सो माइनिंग करो. Others said this would destroy our lives. तो we were sold our land. हमने अपनी ज़मीनें बेच दी, सब कुछ हमसे ले लिया गया. तो फिर धीरे धीरे हम कभी भी सोशली बाइकआउट हो गए. अगले देखिए. Then they beat and threatened us till eventually everyone was forced to sell and abandon land. उन्होंने हमें मारा पीटा अगले पेज पे और हमारी ज़मीन ले ली. ओ दादू, and our land was for our 30 acres we got a little money from our contractor. 30 acres के लिए हमको थोड़ा ही पैसा दिया गया. तो ऐसा बताया गया. The money hardly lasted in the city. We had no means of livelihood. जितना पैसा दिया गया वो सिटी में खर्च हो गया, क्योंकि सिटी में हम नौकरी करते थे. यानी हमारी ज़मीनें थी जंगलों में, वो ले ली. जब बोले जंगल तुम्हारा नहीं है, पेड़ तुम्हारे नहीं है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, तो सब ले लिया और थोड़ा सा पैसा दे दिया. उस पैसे से कुछ नहीं हो पाया. After a few years, your father got a job in Delhi, and we all moved there. Those were very difficult times. I hated going back to school. We had missed so much of our studies, and our children made fun of us. यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारा मजाक भी उड़ाते थे, क्योंकि हम आदिवासी थे, शेड्यूल्ड ट्राइब थे, हमसे झाड़ू लगवाई जाती थी. तो मैं स्कूल जाना पसंद नहीं करता था. But now we have friends. I even speak some English now. लेकिन उसकी बेटी कहती है मेरे तो फ्रेंड हैं, मैं तो उनसे बात करती हूँ, मेरे साथ तो कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता. तो I wish I could have shown my friends our village before it was destroyed. You can still tell them about our village. It has a lot to teach them. One day I will make a movie on this story. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पहले आदिवासी थे या शेड्यूल्ड ट्राइब थे, उनके साथ कैसा डिस्क्रिमिनेशन हुआ. तो ऐसा उड़ीसा में हुआ है. Who are आदिवासीज? ना, आदिवासीज कौन थे कि so the literally means the original inhabitants. बहुत सारे लोग इवन जो आर्यंस थे वो यहाँ भी आए और आर्यंस गए जर्मन में भी. तो वहाँ पर भी उन्होंने स्वास्तिक का ही चिन्ह लिया. जैसे ये चिन्ह था, यही तो हिटलर की आर्मी का भी था. तो ऐसे और हम लोग यहाँ भी आ गए. लेकिन यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने तपस्या की हिमालय में और वेद लिखे, महाभारत लिखे, रामायण लिखी गई, उपनिषद लिखी गई, पुराण लिखी गई, इसके साथ और भी कई चीज़ें लिखी गई. तो यहाँ पर तो बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट सब बनाए गए. लेकिन वहाँ पर जो थे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया, शराब पीनी शुरू कर दी. जो उधर थे वहाँ उन्होंने कोई तपस्या नहीं की. उन्हीं में एक हुआ हिटलर. तो वो जो वहाँ आर्यंस गए वो जर्मन कहलाए और उनमें कोई भी अच्छे गुण नहीं है. जो जबकि जो यहाँ आए उन्होंने अंदर की खोज शुरू की कि हम कैसे हैं, हमारे अंदर क्या है, और इवॉल्व हुए और बहुत अच्छे अच्छे एपिक्स लिखे गए. तो लेकिन हम लोग भी जो आए बाहर से आर्यंस, क्या हम लोग यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं? दिव्यांशी की नहीं है आर्यंस? हाँ बोलो आप रक्षिता, आप बोलिए. तो ध्यान से ये लोग सुनती नहीं ना. ये तो बिल्कुल चुपी हो गई. वो थोड़ा रिस्पॉन्ड की, आपने कॉन्फिडेंटली बता दिया. देखो 3 ही लोग सुन रहे हैं,
लेकिन कितना कौन सुन रहा है ना, उस पर भी तो है। टीचर ये थोड़ी कि कान में जाके बोले दिव्यांशी ऐसा कुछ ऐसा होता है, वैसे थोड़ी किया जा सकता है। हर एक बोल छुट्टी रहेगी। क्या क्वेश्चन बताइए सर, कैसा फिर से क्वेश्चन सर? तो यानी हम लोग बाहर से आए तो कुछ हम में से कहाँ चले गए? जर्मनी चले गए, कुछ यहाँ आ गए, और जो यहाँ आ गए उन्होंने अपनी लाइफ को इवॉल्व किया नदियों के बाद, और हिमालय था हमारे पास तो यहाँ पर उन्होंने खुद की खोज शुरू की और फिर लोगों को कल्चर दिया। ये वर्ल्ड को ये सारा ज्ञान गया, इवन योग जो है वहीं पर ही सब इवॉल्व हुआ अंदर से, ठीक है कि नहीं? तो और फिर यहाँ पर लेकिन देन ऑल्सो वी वर नॉट आदिवासी। आदिवासी इज द ओरिजिनल इनहेबिटेंट, जो यहाँ पहले से थे उनको कहेंगे आदिवासी। सर तो फिर उनको डिस्क्रिमिनेट क्यों किया जाता है? वो तो पहले से ही जो पहले से हैं, अगर तुम उनकी जगह लेना चाहते हो तो उनको डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा। जो बाहर से आए हैं आर्यंस यानी कि हम लोग, उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण कहना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय, उनमें से कुछ लड़ाई करने लगे। कुछ लोगों ने बोला हम ध्यान भजन कर रहे हैं और तुम जाके देखो कि आसपास हमारे लिए जमीन तैयार करो तलवार निकाल के। तो जो लड़ाई करने लग गए तो उनमें से वो क्षत्रिय कहलाए, जो ध्यान करने लग गए वो ब्राह्मण्स कहलाए। और फिर जो चौथे कास्ट के लोग थे, जो यहाँ के ओरिजिनल हैबिटेट्स, बोले तुम शूद्र हो, तुम हमारी सर्विस करो वरना तुमको मार दिए जाओगे। तो बात समझ आई कि नहीं? जो आए थे उनमें से कोई शूद्र नहीं था, क्योंकि जो अटैकर्स है उनमें से वो कोई बनना चाहेगा शूद्र। तो उनमें से कुछ ऐसे भी हो गए जो व्यापार करने लग गए, तो वो वैश्य कहलाए। लेकिन शूद्र उनको कहा गया जो कौन थे, क्योंकि सब लड़ाई भी नहीं कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि ट्रेडिंग करना शुरू किया, तो वो वैश्य कहलाए। और जो चौथा है, जो इनहिबिटेंट यहाँ के थे ओरिजिनल आदिवासी, उनको उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। बोले तुम्हारा कोई टाइटल नहीं है, तुम बस जो तुम्हारा नाम है तुम राम कुमार लगाना, और चौहान आगे लगा दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। चौहान हमारे यहाँ पृथ्वीराज चौहान लगाएगा जो लड़ाई करता है, इसी तरीके से जैन वो लगाएगा जो व्यापार करता है, और इसी तरीके से महापात्रा वो लगाएगा जो पूजा करता है। तुम कुछ ना लगाना, तुम राम कुमार ऐसे भजन कुमार लगाना। ऐसे समझ में आई बात कि नहीं? उनको टाइटल तक नहीं दिया गया। तो हु आर आदिवासी? दीज आर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए प्लेस जो वहां पर लॉन्ग पास्ट टाइम से हो। तो around 8% of India's population is Adivasis, and most of India's most important mining and industrial centers are located in Adivasis area। जहाँ आदिवासी हैं, वहाँ जहाँ माइनिंग सेंटर्स है वहीं सबसे ज्यादा आदिवासी क्यों है? बताओ अदिति। सर क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं। बोलो क्यों है वहाँ सबसे ज्यादा आदिवासी? सर क्योंकि जो माइनिंग मिनरल्स हैं वो हमेशा फॉरेस्ट के नीचे होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेस्ट दब गए, अदरवाइज आदिवासियों को वहाँ भेज दिया गया, चलो तुम माइनिंग करो, तो वहाँ सब आदिवासी वहीं पहुँच गए। मतलब उन लोगों ने, ब्राह्मण से क्षत्रियों ने माइनिंग नहीं की, उन्होंने किससे माइनिंग करवाई? जो शेड्यूल्ड कास्ट थे। आदिवासी का मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है? तो उनसे कराई। सो मोस्टली ऐसा है, आदिवासी आर पर्टिकुलर न्यूमरस इन स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड। आदिवासी स्टेट्स कौन कौन सी हैं? और आदिवासीज आर नॉट ए होमोजीनियस पॉपुलेशन। 500 डिफरेंट आदिवासीज ग्रुप इन इंडिया। देयर आर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप इन इंडिया। ये सभी जगह पर है, क्योंकि हर जगह पर लोग आए होंगे, और जो यहाँ पहले से रह रहे हैं उनको नीचा दिखाया होगा और उनको आदिवासी बोल दिया। लेकिन उनको आर्यंस ने मारा नहीं, जबकि दूसरी जगहों पे क्या होता है, जो अटैक करता है वो मार देता है। उनसे सर्विसेज तो ली और उन्हें छोटा, फिर भी डिस्क्रिमिनेशन किया। बस ये है कि और दूसरे अटैकर्स होते हैं वो मार देते हैं, मुगल्स होते हैं मार देते हैं या कन्वर्ट करा देते हैं। इन्होंने कन्वर्ट ना करा के उन्हें बस लोअर कास्ट का नाम दे दिया, इतना ही हुआ। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा सिर्फ यहाँ किया, वो साउथ में गए और साउथ में जाकर के वहाँ द्रविडियंस, वहाँ द्रविड़ थे, वो भी संस्कृत बोलते थे। उनको बोला यू आर इंफीरियर एंड ब्राह्मण्स आर सुपीरियर। तो उसमें ऐसा जो ब्राह्मण्स सुपीरियर हैं और वहाँ के लोग कौन हैं? इंफीरियर। इसी पर जो है अय्यर, तो और भी जैसे बहुत सारे लोग, एक हमारा वो श्रेयस अय्यर भी है ना, खिलाड़ी। तो वो लोग फिर बोलने लगे और 3% के ब्राह्मण वहाँ पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे? साउथ में। और वो सारी नौकरी वही खा गए, क्योंकि बहुत तेज थे दिमाग के।
ब्राह्मण आज भी तुम देखो 80% IAS PCS से ब्राह्मण ही बनते हैं। वो पढ़े या ना पढ़े, आप कहीं पर भी जाओगे, क्योंकि वो बाई ब्रेन वो शुरू से इवॉल्व है बहुत ज़्यादा। उनके परिवार में सब कोई फॉरेन में है, तो कोई डॉक्टर होगा, तो कोई इंजीनियर होगा, तो कुछ ब्राह्मणों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइंड जिसके पास ज़्यादा है। छोटी सर्विसेज में तुमको मिल जाएंगे शेड्यूल कास्ट, लेकिन सर्जन के लिए कोई रिजर्वेशन होगा? अगर 70% सर्जन रिजर्वेशन करने लगे तो पता चला पहले ही ऑपरेशन पे मरीज को मारना शुरू कर दें, क्योंकि वो कहेंगे हम तो रिजर्वेशन से, हमें क्या पता कैसे ऑपरेशन करता, तो वो तो जानते तो हैं नहीं। तो जब शुरू में रिजर्वेशन दिया गया था सर्विस में, तो जिसके -10 नंबर थे वो भी सब पास हो गया था क्लर्क में, और 90 नंबर वाले ब्राह्मण फेल हो गए थे, क्योंकि उनको एक पूल बना दिया गया कि 70 सीटें तो शेड्यूल्ड कास्ट की ही होंगी। तो पता चला कोई -10 ला रहा, -20 ला रहा, कोई -100 तक ला रहा, सारे ही क्वेश्चन गलत। तुम -10 लाए हो, इतने तेज कैसे हुए? तुमसे 10 ही क्वेश्चन गलत हुए। हाँ, क्योंकि मैंने 10 ही किए थे और 90 में तो टिक ही नहीं लगाया। जब 10 करेंगे तो 10 ही गलत होंगे। तुम सब में टिक लगा के आए, हाँ यही गलती कर दी, अब की एक में भी टिक नहीं लगाऊंगा, मैं 0 लाऊंगा और सबसे तेज बन के दिखाऊंगा। तो ये चीज होती थी, तो समझ आई बात। अब वो सब टॉप हो गए, और इधर जो 90 ला रहे, क्योंकि पूल बन गया रिजर्वेशन, वो कुछ नहीं पा पाए। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने, तुमने देखा कि मंडल कमीशन के बाद 27% जब आरक्षण दे दिया गया उनको, तो लोगों ने, ब्राह्मणों ने आग लगाई अपने ऊपर तेल डाल के कि हम 90 नंबर ला करके भी नहीं कुछ पा रहे हैं, ऐसे तो तुम हमारी सर्विस छीन रहे हो। बहुत सारे लोग जिंदा जल गए। सर, तो फिर ये तो ब्राह्मण के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। अब जब डिस्क्रिमिनेशन हुआ, और एक सोसाइटी है जो 70% है, तो इधर ध्यान दो, 70% सोसाइटी ऐसी जिसको कुछ नहीं मिल पाया, तो तुमने सालों से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, तो अब उनको समाज में ऊपर उठाने के लिए ऐसा अब किया जाना जरूरी था। वैसे गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, तो उन्होंने कहा नहीं, वो अड़ गए थे कि नहीं हम तो देंगे नहीं, तो फिर समाज जो है हमारा समाजवादी सिस्टम कैसे बनेगा। आप चाहते हो कि सब एक जैसे हों, अगर ये कभी उठ ही नहीं पाएंगे अगर तुम इन्हें अपलिफ्ट नहीं करोगे। तो अपलिफ्ट करोगे तो बहुत सारे लोग बैंक में एक साथ बैठेंगे, तो फिर सब एक साथ रोटी खाएंगे, तो पहले तो उनका छुआ पानी भी नहीं पीते हो, और फिर जब एक साथ बैंक में कर्मचारी बन के आएंगे, एक साथ सब जगह जाएंगे, तो धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन कम होगा कि नहीं। तो गांधी जी ने इस वादे के साथ कर दिया कि ठीक है, तुम इनको सोशल राइट्स दो, इनको रिजर्वेशन दो, लेकिन 10 साल बाद बंद कर देना। फिर न 10 साल बाद बंद हुआ, न 20 साल बाद, और आज 80 साल हो गए, अभी तक बंद नहीं हुआ, और बढ़ता ही जा रहा है रिजर्वेशन। समझ में आई बात कि नहीं? अब तो ये बात होने लगी कि 100% रिजर्वेशन कर दो, सबको उसी में डाल दो, जिसकी मर्जी जो मर्जी पाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले शेड्यूल्ड कास्ट ऐसे करते थे कि अपने में जो मेन जो तेज थे वो तो जनरल में सीट पा लेते थे, और जो बच जाते थे वो 27% में आते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये चीटिंग नहीं चलेगी, तुम 27% में पाओ जो पाओ, और अब उधर मत जाना कि तुम जनरल में भी सीट ले ली तेज वालों ने, और वहाँ भी पा ली। अब तो ये हाल हो गई है कि कभी कभी जो 27% है उसका टॉपर इससे भी तेज निकलता है, तो कंपटीशन बढ़ गया। तो 70% लोगों को अभी 27% रिजर्वेशन है, और बाकी सबके लिए जो है 73%। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है देखा गया। 70% पॉपुलेशन कौन सी है? आदिवासी, उनको 27% दिया गया, तो कहाँ डिस्क्रिमिनेशन है? क्या डिस्क्रिमिनेशन? लेकिन शुरू में वो जो माइनस पाते थे अब 90 पाने लगे, धीरे धीरे अपलिफ्ट हो गए, उनके यहाँ भी सब तेज आने लगे, तो अब सोसाइटी में ऊंचा स्थान नहीं हो गया, तो उनको मौका दिया तो हो गया। अब देखो कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पर आदिवासी रहते हैं। ज्यादा है छत्तीसगढ़ में। सो मेन स्टेट्स आर छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हैं। अगर तुम वहां पर छत्तीसगढ़ का भाषण सुनो, तो उनके भाषण में जो भी नेता बोलते हैं सिर्फ आदिवासी के बारे में बोलते हैं, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि ऐसा। झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में बहुत सारे आदिवासी हैं। वो 1 रुपए, वो 10 रुपए में 10 पानी पूरी देते हैं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, और वो उनको तुम मतलब महीने के 500 रुपए दे दो, तुम्हारे घर का झाड़ू पोछा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बर्तन भी मांज देंगे। बहुत सस्ते लोग मिल जाते हैं।
उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र में भी आदिवासी हैं, ठीक है, और राजस्थान, सब मध्य की स्पेलिंग गलत है। मध्य, हाँ, सब आई की है। और कांगो में तो इतने गरीब लोग हैं, कहते हैं कि तुम 3 दिन में एक बार खाना दे दो, हम 3 दिन तक तुम्हारे यहाँ काम करेंगे। लेकिन जब तीसरे दिन तुम खाना दोगे तो तुम देते रहोगे, वो मना नहीं करेंगे, कितना भी खा सकते। राजस्थान, ठीक है, और बहुत भूखमरी है वहाँ पर। जो लोग एयरमैन है, मेस होती है एयरफोर्स की, वो लोग बाहर डब्बा होता है ना प्लास्टिक का, उसमें डाल देते हैं खाना, वो उसमें लड़ाई करते थे कि वो खाएंगे, जबकि उसमें से स्मेल आती, तब भी वहाँ वो लोग बहुत पहले से सुबह से इंतजार करते थे, फिर लड़ते थे हमें खाना है। तो मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तो बहुत वहाँ पर ऐसे ही है। तो नॉर्थ स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, चल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, ये सारे हैं, त्रिपुरा, ये लिख दिया। और पहले नागालैंड के लोग तो ऐसे थे कि जो उनकी डेड बॉडी हो जाती थी, कोई मर, हाँ, जो मर जाते थे नागालैंड के लोग, उनको वो खा जाते थे, वो खाना बदोश थे। तो फिर हाँ, तो ऐसा भी हुआ। और अब इसके अलावा जो कांगो के लोग हैं, वो क्या करते थे, एक मुर्गी को पहले पकाते हैं, उसका जो शोरबा बनता है यानी जूस, उसको पूरे 8-10 लोग परिवार के खा लेते हैं या पी लेते हैं, फिर 3 दिन तक वो खाते नहीं हैं। और जब उनसे कहो कि हम तो दिन में 3 बार खाते, तो वो हैरान होते हैं, कहते हैं कैसे तुम्हें भूख लग जाती है, हमको तो 3 दिन में एक बार भूख लगती है। तो इस तरीके से आदिवासी कई जगह बसे हुए हैं। ये लोग क्या करते होंगे, ठीक है, अराउंड द प्रिंसिपल ऑफ जाति वर्ण, ये किस तरीके से हैं। पहले हम ये देखते थे, जो किंग्स ने या बहुत पहले आर्यंस आए थे, तो उन्होंने वर्ण सोसाइटी बनाई, जाति व्यवस्था बनाई थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य थे। वो इसलिए बनाई गई थी कि जो ब्राह्मण है वो अपना काम करते रहेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे, ग्रंथ लिखते रहेंगे, तो उसमें कोई सबका अपना रिजर्व था। जो लड़ रहे हैं वो लड़ते रहेंगे, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो ट्रेडिंग करते रहेंगे। तो वो उनका घरेलू सिस्टम था, वो बहुत समय तक चला भी। लेकिन जब डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा होने लगा, जब सरकारी नौकरी आने लगी, तब फिर बात गड़बड़ होने लगी। जब तक सरकारी नौकरी नहीं थी सब ठीक चलने लगा, लेकिन सरकारी नौकरी तो सबको चाहिए, इवन ब्राह्मण भी जाने लगे सरकारी नौकरी में, तो फिर दिक्कत होने लगी। नाउ ये जाति व्यवस्था अच्छी नहीं है, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी है और ये वर्टिकल डिवीजन। इसमें सबसे उच्च पर ब्राह्मण आता है, मालूम है, फिर क्षत्रिय आता है, फिर वैश्य आता है, फिर शूद्र। तो वर्टिकल डिवीजन नहीं होना चाहिए जाति का, अगर हो भी तो कैसा हो, हॉरिजॉन्टल, जिसमें सब एक जैसे। हम लोग जानते नहीं है कि हमारे यहाँ न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, दैट इज एग्जीक्यूटिव है, और लेजिस्लेटिव है, और जुडिशरी, ये सब तीनों को इक्वल राइट्स हैं, इसमें कोई ऊपर या नीचे नहीं है। इस तरीके को कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर डिवीजन। और ऐसे करोगे तो किसी को भी दिक्कत होगी। जेंडर में भी वर्टिकल डिवीजन रखा गया है, इसमें मेल को ऊपर रखा गया है बहुत जगह, और बहुत जगह फीमेल को नीचे। यूरोपियन कंट्रीज में अभी ऐसा नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज में अभी दोनों जेंडर सेम माने जाते हैं। इवन भारत में भी साउथ में देखोगे तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, माँ के नाम पे बच्चे का नाम चलता है, लेकिन नॉर्थ में बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है। तो इवन कुछ धर्मों में भी डिस्क्रिमिनेशन है, इस्लाम धर्म में भी डिस्क्रिमिनेशन है, मेल को ज़्यादा राइट्स हैं और फीमेल को उतने राइट्स नहीं है। तो ये दिखाया गया है। आदिवासी प्रैक्टिस रेंज वो, लेकिन आदिवासी को जिसने अपनी मर्जी चाहा, थोड़े पैसे दे दिए, बोला 2000 लोग क्या क्रिश्चियनिटी कबूल कर, बोले 2000 दे रहे हो, हाँ अभी चलो, कहाँ चलना है, 2000 ले लेके क्रिश्चियन बना दिया सबको, 2000 दे के इस्लाम बना दिया, क्योंकि वो बहुत चीपर थे, उनको बदलना आसान था। तो जितने आदिवासी हैं वो मुस्लिम भारत की जो हिंदू वर्ण व्यवस्था थी उससे वो बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे,
तो वो चाहते थे हिंदुइज्म से छुटकारा पाओ, इसलिए अभी जितने भी आदिवासी हैं मोस्टली वो बुद्धिस्ट हो चुके हैं। वो अपने को बौद्ध धर्म मानते हैं और हम भीमराव अंबेडकर खुद भी अपने को बुद्धिस्ट मानते थे। उन्होंने बोला था ये व्यवस्था ठीक नहीं है। सर तो उन्होंने चेंज क्यों नहीं करी? क्या व्यवस्था तो नहीं चेंज की जा सकती, सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करना मुश्किल है, लेकिन जो बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा है उसमें भी ये लिखा है कि भगवान बुद्ध जो है शूद्रों के यहाँ जन्म नहीं लेते। अब लेकिन ये बात उनको कौन पता है, तो उनके खुद के बुद्ध धर्म में भी डिस्क्रिमिनेशन है, तो लेकिन कोई बताता नहीं। लोग सोचे चलो इतने फालतू में आ गए, आ ही जाने दो, कम से कम हमारे यहाँ आते हैं दान दे के तो जाते हैं 500-500 रुपये, हमारे मंदिर का तो खजाना बढ़ ही रहा है, तो इसलिए वो सोचते हैं क्या बताना, ऐसे ही करने दो। और कौन जो है पढ़ने जा रहा है, ना आदिवासी लोग रामचरितमानस भी नहीं पढ़ते हैं, ना वो बुद्ध चरित्र पढ़ते हैं। कोई वो लोग उनके पास इतना समय है पढ़ने के लिए, पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेंगे, वो पंडित लोग ही पढ़ेंगे, तो इसलिए किसी को पता भी नहीं चलता है, तो बोलते हैं बौद्ध धर्म अच्छा है, तो आसान है। कुछ क्रिश्चियन हो गए, कुछ इस्लाम, समझ में आया। इसी वजह से सब यहाँ जितने भी है कन्वर्टेड है। तुम ये ना सोचो जो यहाँ के इस्लाम है, नहीं तो यहाँ का मुसलमान लो अरब का गोरा चिट्टा और यहाँ का काला, तो दोनों क्या एक ही वो रेस के हैं? अगर एक रेस के होते तो वो भी अरेबियन जैसा दिखता या कोई दिखता है? तो यहाँ सब यहीं के कन्वर्टेड है। अगर उनसे उनके दादा का नाम पूछो तो कोई कहेगा राम प्रसाद, कोई श्याम प्रसाद, दादा तक ठीक है, पिता अलग है, पिता तक मुस्लिम है, दादा से सब हिंदू है। और कुछ लोगों ने इस्लाम ने क्या किया कि किसी की बेटी को ले लिया और फिर वो उन्हें अपनी बेटियों की रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, क्योंकि मुगल लोग जो थे तो वो अच्छी दृष्टि नहीं रखते थे हिंदुओं पर। तो उसमें क्या हुआ कि जो छोटी कास्ट के थे या बड़े कास्ट के लोगों ने भी अपने आप को क्या किया, ज़्यादातर लोगों ने कन्वर्ट कर लिया अपनी रक्षा के लिए, ऐसा भी होता था। अब जरा देखो कि आदिवासी डिफरेंट रिलीजन करते हैं, दे ऑफन इन्वॉल्व इन द वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स। और कई लोगों की तो अपनी कुल देवी भी होती, मालूम है? कुल देवी, कुल देवता है। जैसे मेहरानगढ़ किले में चले जाओ तो वहाँ कुल देवी की भी स्थापना की गई। तो वो लोग कुल देवी की पूजा करते थे और जब भी बाहर निकलते थे तो अंगूठे से तलवार में उनको तिलक करते थे। सर कुल देवी मतलब कुल बहुत पुराने में जो पूरा उनका कुल चला, पिता, फिर उनके पिता, पर पिता के पर ग्रैंड-ग्रैंडफादर, उन्होंने कोई एक स्थापना की थी, किसी देवी को माना होगा। वो देवी मोहनजोदड़ो की भी हो सकती है या सिंधु घाटी सिविलाइजेशन की भी हो सकती है। ऐसे कोई देवी होगी जो बहुत सालों से वो मानते हैं, कोई पर्वत की देवी, उन्हें कोई जानेगा नहीं, बट वो एक उन्होंने उसकी एक अलीगढ़ी या मूर्ति बना रखी है, तो वही पूजा चलती चली आ रही है। यहाँ की कुल देवी अलग है, मारवाड़ की, मेवाड़ की अलग है, इसी तरीके से सब जगह की अलग अलग है। तो जितने आदिवासी ग्रुप हैं उनकी अपनी कुल देवी होगी, वो वन देवी ही मुख्यतः होगी, तो वो उसकी पूजा करेंगे। नाउ दे ऑफन इन्वॉल्व इन द वर्शिप ऑफ एंसेस्टर विलेज, या वो नेचर की भी पूजा करते हैं। आदिवासियों का क्या है, उनको तो पता नहीं था यहाँ के क्या, जब यहाँ पर आए थे आर्यंस तो क्या वो ये जानते थे यहाँ के लोग कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी कुछ होते हैं? इनको मालूम ही नहीं था, ये तो जंगल की और पेड़ पौधों की पूजा करते थे। जब आर्यंस आए वो बोले हमारे ये गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनकी पूजा करो। बैठे क्यों, पूजा करो। तो तब ये लोग करने लगे, बोले अच्छा इनकी पूजा करनी, हाँ करना पड़ेगा। और वरना इनके लिए तो जंगल वन देवी सबसे बड़ी थी, क्योंकि वन देवी इनको सब खाना पीना देती थी। समझ में आई बात कि नहीं? और कुछ लोग उनको कुल देवी भी मानते थे। वहाँ एक पत्थर रख दिया और पत्थर की पूजा करने लगे, बोले ये कुल देवी है। नाउ एडिशनली आदिवासीज हैव ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय सराउंडिंग रिलीजन लाइक जैसे शक्त, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति और क्रिश्चियनिटी। धीरे धीरे यहाँ के आदिवासी अलग अलग लोगों से फिर प्रभावित हुए, क्योंकि वो शुरू में तो किसी को करते नहीं थे। उन्होंने क्रिश्चियन को क्रिश्चियनिटी का करते हुए देखा, तो फिर वो बोले कि हम भी करेंगे, देख देख के करने लग गए, आपस में नकल कर करके करने लग गए। तो डिफरेंट वैष्णव संप्रदाय जो विष्णु की पूजा करते हैं, भक्ति संप्रदाय जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जो ऐसे ऐसे करताल नहीं बजाते चैतन्य महाप्रभु, ऐसे बुद्धिस्ट, तो बुद्धिस्ट धर्म के भी पूजा किया। साइमल्टेनियसली आदिवासी रिलीजन themselves have influenced dominant religion of the empires around them। उनके चारों तरफ जो बड़े बड़े साम्राज्य थे उनसे वो इम्प्रेस्ड थे और उनके हिसाब से करने लगे। लेकिन आदिवासियों में रिया सबसे अच्छी बात क्या है, अगर उनमें से कुछ ने क्रिश्चियनिटी अपनाई, कुछ ने मुस्लिम अपनाया, कुछ ने इस्लाम अपनाया,
कुछ ने बुद्धिस्ट अपनाया, कुछ ने वैष्णव संप्रदाय अपनाया, तो उन सबके अपनाते हुए भी वो एक साथ रहे। क्या उनमें कोई वर्टिकल डिवीजन था? No, sir. वो उन्होंने सब धर्म अपनाया, लेकिन उन्होंने जाति व्यवस्था नहीं अपनाई। वहां सब काम सब लोग करते थे, और जो सबसे छोटा काम करता था वो भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि उस कबीले का सरदार। तो कभी भी आदिवासी सभ्यता में ये बात नहीं रही कि उन्होंने कास्ट सिस्टम के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया हो, तो वहां सब लोग समान थे। और जबकि हमारी जो आर्यन कल्चर है उसमें क्या है दिव्यांशी? सर उसमें वर्टिकल डिवीजन है ना, तो वो सही नहीं है। और आदिवासियों में उन लोगों ने कभी भी भेदभाव नहीं किया, उन्होंने धर्म के आधार पर नहीं किया, बोलो जिसको जो अपनाना है अपना लो। उन सब के लिए मिलजुल कर रहना ज्यादा महत्वपूर्ण था, और धर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। सुपीरियरिटी धर्म को उन्होंने नहीं दी। और कभी कभी वो अपने आसपास के सम्राट से भी प्रभावित थे। जैसे सम्राट अशोक बहुत बड़े साम्राज्य का था, पूरे भारत का था, तो बहुत लोगों ने बुद्धिस्ट भी अपनाया। जैसे कि जगन्नाथ कल्ट ऑफ ओडिशा एंड दैट इज शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशन इन बंगाल। शक्ति की उपासना करते हैं। अगर बंगाल में देखो तो किसकी उपासना है? शक्ति की। कोई काली की उपासना करता है, कोई दुर्गा की। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि ईश्वर की शक्ति की उपासना करते हैं। तो बंगाल के लोगों के आदिवासी हैं तो उन्होंने शक्ति की उपासना की। और इसी तरीके से जो उड़ीसा है, उन्होंने वहाँ के लोगों ने किसकी उपासना की? तो दैट इज जगन्नाथ। तो जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा, तो उन्होंने जगन्नाथ जी यानी कि भगवान कृष्ण की उपासना की। जगन्नाथ किसको कहते हैं? कृष्ण भगवान। तो ऐसे ही था ना। During the 19th century, substantial number of Adivasis converted to Christianity, which had emerged a very important religion in modern Adivasi history. 19th century प्रीतिका कब से कब तक होती है? बोलो निखिल, किस सन से किस सन तक 19th सेंचुरी होती है? बहुत सारे लोगों ने उस समय क्या अपनाया प्रीतिका? अभी हमने क्या पढ़ा? बोलो। सर 1800 से 1900। तो उस समय ज्यादातर आदिवासियों ने कौन सा धर्म अपनाया? क्रिश्चियनिटी। देखो बताया करो कैसे ये लोग कैसे सुना। तो क्रिश्चियनिटी कब से कब तक बताया इन्होंने? 19th सेंचुरी। तो 1900 तक तो वो मेन ऐसा टाइम था जिस समय कन्वर्जन हो रहा था, बहुत सारी मिशनरी भी चल रही थी, तो लोगों ने क्रिश्चियनिटी अपनाई। और आज ज़्यादातर जैसे हमारे यहाँ का कुकी और ये मैतेई समुदाय है मणिपुर में जिनके बीच में हुआ था, तो कुकी सब क्रिश्चियन। तो आदिवासी हैव देयर ओन लैंग्वेजेस, तो वो जो कि मोस्ट ऑफ देम रेडिकली डिफरेंट, और वो संस्कृत से मिलती जुलती नहीं है। जबकि आर्यंस की मुख्य भाषा कौन सी थी बताओ? संस्कृत की। लेकिन जब वो यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ वालों से कम्युनिकेट करने के लिए अपनी भाषा चेंज की, उन्हें हिंदी का सहारा लेना पड़ा। संस्कृत को धीरे धीरे कन्वर्ट किया और वो देवनागरी लिपि बन गई। हिंदी कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि, जबकि संस्कृत देव भाषा के नाम से जानी जाती है। तो इस तरीके से यहाँ फिर बाद में चेंज हो गया। आदिवासियों की लैंग्वेज संस्कृत नहीं है, विच हैव ऑफन डीपली इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ मेन स्ट्रीम्स। इंडियन लैंग्वेज लाइक बंगाली, संथाली and has the largest number of speakers and has a significant। अब यहाँ पर आगे इसको मैं फिर से पढ़ूंगा। लाइक of deeply influenced which have often deeply influenced the formation of mainstream। साइड में कहीं लिखा है क्या? उसे कलर करके क्यों लिखा गया? कहाँ पे लिखा हुआ? सबसे नीचे एक्सरसाइज के बाद क्या लिखा? मेन स्ट्रीम का मतलब है दैट इज लिटरली। आप बोलो सर। मेन स्ट्रीम मतलब जो जैसे रिवर की या फिर रिवर या फिर कोई स्ट्रीम होती है जिससे अलग कर दिया जाता है। सर कल्चर एक बार पढ़ते हैं। द मेन करंट ऑफ ए रिवर इन दिस चैप्टर इट इज यूज्ड टू रिफर द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन व्हिच द कस्टम्स एंड प्रैक्टिस दैट आर फॉलोड और दोज ऑफ डोमिनेंट community. In connection with this, the mainstream is also used to refer to those people of community that are considered to be center of society, the powerful। center of society में शौर्य कौन कौन से लोग आते थे उस समय? अभी जो शुरुआत में पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने जब ये मार्जिनल वाला पढ़ा था, अभी तुम मत बताओ ये भी देखें सुनते हैं कि नहीं, क्योंकि ये भी क्लास की बहुत तेज है ना, तो पता लगाना जरूरी है। कंफर्म करते हैं। हाँ बोलो देवव्रत।
शूद्र वैश्य। हाँ बोलो, सेंटर ऑफ सोसाइटी कौन है? हाँ, क्योंकि ये तो मार्जिनलाइज्ड है। वो कह रहे हैं ये सेंटर ऑफ पेज पे आ रहे हैं देवव्रत, तो क्या ये सही कह रहे हैं? ये कहाँ सेंटर पर? ये तो हाशिए पर है, किनारे पर। तो सेंटर में कौन है फिर? ब्राह्मण। तो धीरे धीरे जो आदिवासी लोग थे उन्होंने कौन सी लैंग्वेज अपनाना शुरू कर दिया? जो मेन स्ट्रीम लैंग्वेज थी, जो कि ब्राह्मणों की थी, जो आर्यंस की थी, उन्होंने देवनागरी लिपि अपनाई थी, तो इन्होंने भी देवनागरी अपनाई। ठीक है कि नहीं? तो सेंटर जो लैंग्वेज अपनानी थी वो धीरे धीरे अपनाने लगे। अब आगे देखिए कि इंडियन लैंग्वेज पहले थी बंगाली, संथाली, जैसे उड़ीसा की संथाली थी, ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स थे, एंड दैट हैज अ सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ पब्लिकेशंस इंक्लूडिंग मैगजीन्स और द इंटरनेट और इन ई-जीन्स। ई-जीन्स का मतलब है इंटरनेट पर। बंगाली में भी बहुत साहित्य है, फिर भी ज़्यादातर जो है सेंटर मेन स्ट्रीम लैंग्वेज। तो दिव्यांशी, मेन स्ट्रीम लैंग्वेज कौन सी बताओ जरा? भारत में आदिवासियों ने मेन स्ट्रीम लैंग्वेज अपनाई, वो कौन सी लैंग्वेज थी जो इन्होंने अपनाई? बोलो। बताओ कौन सी लैंग्वेज अपनाई, बताओ। देवनागरी। देवनागरी, ठीक है। आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। तो यहाँ ऊपर चित्र में क्या दिखाया जा रहा है बताओ? आप देखोगे कि ज्यादातर अगर आर्यंस का ऐसे करके कोई कल्चर नहीं है। अगर आप देखोगे कल्चर में मंदिर बनाए, सब कुछ किया, वो सब अच्छा है, लेकिन कल्चर तो जहाँ का होता है वहीं का होता है। तो अगर यहाँ लोकगीत, लोक भाषा की बात करें, लोक नृत्य की बात करें, जो होता नहीं है किसी किसी का, फोक डांस, फोक म्यूजिक, वो सब क्या है? तो जब तुम 26 जनवरी की परेड में देखते हो, रिपब्लिक डे परेड में, तो आदिवासी कल्चर को ही दिखाया जाता है, क्योंकि बाहर से तो जो आए थे वो तो सब यूनिफॉर्म है, पूरी तरीके से भारत में फैलते चले गए, और उनका ऐसा कुछ कल्चर नहीं था। वो तो व्यस्त थे अलग अलग भाषाओं के अध्ययन में या किसी चीज़ के भी अध्ययन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर्यंस है उसमें कुछ बिहार में भी गए, तो बिहार में भी जो गए विद्या का प्रसार हुआ, और उस वहीं पर आपने देखा कि तक्षशिला विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय बना, जिसमें 5000 बाहर के लोग आके पढ़ते थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब उसे जलाया तो 6 महीने तक तो किताबें ही जलती रहीं, इतनी सारी किताबें थी। क्यों जलाया गया था? क्योंकि वो मुगल थे, वो चाहते थे कि सिर्फ कुरान पढ़ी जाए, पूरी दुनिया में कुरान हो और कुरान के अलावा कुछ ना हो। लेकिन कुरान में भी पहली लाइन यही लिखी है कि जो लोग नॉन मुस्लिम है उनका गला काट दो। तो जिस धर्म की शुरुआत यहाँ से होती है वो धर्म कितना अच्छा होगा। तो उसके किसी भी पेज में 25-26 बार कत्ल आता है, रेप आता है, कुरान के हर पेज की यही कहानी। तो इस तरीके से, और इवन जो भी अभी हमास वालों ने इजराइलियों को पकड़ा था कि नहीं, तो उनके माँ को ही उनके 1 महीने के बच्चे का मांस पका के खिला दिया। बोलो क्या ये कोई मनुष्यता है? फिर माँ को बताया कि तुम्हें तुम्हारे ही बेटे का मांस खिला दिया गया। तो ये कोई इस्लाम नहीं है, और ये कोई अच्छा धर्म माना जाएगा अगर ऐसा किया जाए। तुमको मारना है तो मार दो, लेकिन किसी के एथिक्स या किसी की भावनाओं से क्यों खिलवाड़ करते? सिंपली मार दो। नाउ ऐसा कश्मीर में भी किया गया। जिस लोगों ने वहाँ की, तुमने कश्मीर फाइल्स देखी होगी, तो उसमें उसको चावल्स में उसके पति का मांस, खून खिलाया था कि नहीं, कि तुम्हें बच्चे को बचाना है तो पति का खून। तो ये अच्छी एथिक्स नहीं है। लेकिन इस्लाम में परमिट है, जो काफिर हैं, जो मुसलमान धर्म को नहीं मानते, उनके साथ किसी भी हद तक अत्याचार किया जा सकता है। तो लेकिन ये ठीक नहीं लिखा। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ आप देख रहे हैं द अबव 2 इमेज ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। तो इसमें ट्रेडिशनल कस्टम्स आप देख रहे हैं, ये लोक नृत्य आप दिखाया गया है। बगल वाले में 2 चित्र देखें ऊपर, तो इन सब में दिखाया गया। स्टीरियोटाइपिंग का क्या मतलब है शौर्य? व्हाट डज इट मीन? हाँ बोलो। सो आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। Now, in India, we usually showcase Adivasi community in particular ways. In school function or other official events, or in movie, Adivasis are invariably portrayed in a stereotypical way. अगर कोई कहे कि मैं आदिवासी हूँ, तो कहे तुम कहाँ आदिवासी हो, और तुम्हारे वो पंख कहाँ लगाए कबूतर का, और वो कहाँ लगाए, हड्डी कहाँ लगी, सींग लगा के आओ तब तो माने।
तो मतलब आदिवासी का को पोर्ट्री किया जाता है कि वो अलग तरीके का ऐसे टंगा हुआ, खूब हड्डी टंगी हो तो कुछ क्या टंगा हो, तो स्टीरियोटाइपिंग है एक तरीके का। उनको समाज से अलग ड्रेस में दिखाया गया है, तो उनको पोर्ट्रे करने का एक अलग तरीका है, तभी लगते हैं कि वो आदिवासी। तो हमारे ऑफिशियल इवेंट्स में भी यही सब है। इनवेरिएबली पोर्ट्रेड इन स्टीरियोटाइपिकल वे इन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स होते हैं, हेड गियर पहनते हैं, सर में अलग अलग तरीके के, मणिपुर के लोग मोर पंख लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं, नहीं लगाते हैं कबूतर के पंख, उसको हेड गियर कहते हैं, ठीक है ना। एंड थ्रू देयर डांसिंग, उनका अपना डांसिंग स्टाइल है कि दो पैर इधर रखा, दो पैर इधर रखा, ऐसे चल के वो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं डांसिंग में, और अपना गाना भी गाते रहेंगे, ऐसे ऐसे गाते रहेंगे, नहीं होता है। तो भाषा भी often Adivasis are blamed for their lack of advancement as they are believed to be resistance, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि आदिवासी जो हैं they are lack of advancement, और वो रेडिक्यूल ही रहना चाहते हैं, अंधविश्वासी रहना चाहते हैं और ऑर्थोडॉक्स रहना चाहते हैं, they don't want to get advancement, तो पुराने जीवन में ही रहना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। You will remember that you read in class 6th book how stereotype particular community can lead to people discriminating against stereotyping particular community। अगर मान लो तुमने किसी को स्टीरियोटाइपिंग कर दिया है तो इससे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा। तुम किसी की ड्रेस को ये नहीं दिखा सकते कि वो उसकी पहचान है, जैसे कि ये देखो, ये इस तरीके की पोशाक पहनते हैं स्कॉटलैंड के लोग, तो स्कॉटलैंड के लोग जो इस तरीके के पहनते हैं तो ये फ्रॉक है, बैक पाइपर, और ये इस तरीके के लोग हैं, वहाँ के मनुष्य भी, इंसान भी ऐसे ही पहनते हैं, ये उनकी ड्रेस है, बैंड बाजा लिए रहते हैं। तो वो जब भी स्कॉटलैंड के लोगों को दिखाया जाएगा स्कॉटलैंड के, तो वो घाघरा पहन के आएंगे स्कॉटलैंड, और घाघरा पहनेंगे, खूब बड़ी बड़ी टोपी। इवन वो जो चुन के आए थे वहाँ से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको घुसने नहीं दिया गया वहाँ की पार्लियामेंट में, और अंग्रेजों ने उनका मजाक उड़ाया, जबकि अंग्रेजों के साथ वो मर्ज होकर ग्रेट ब्रिटेन बनाया था उन्होंने। तो बताओ किसी तुम वहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को घुसने नहीं दोगे, तो तब स्कॉटलैंड ने सोचा कि हम लोगों के साथ कितनी बड़ी चीटिंग की गई है, ये तो हमारे कल्चर का ही मजाक उड़ा रहे हैं। और आज भी तुम देखोगे कि कॉमनवेल्थ में स्कॉटलैंड ने बड़े पॉम्प एंड शो के साथ अपना कल्चरल डांस दिखाया, इसी वेशभूषा में, मुद्रा में, और चेकदार शर्ट पहनेंगे और लाल घाघरा पहनेंगे और बैक पाइपर बजाएंगे। तो इस तरीके से करते हुए उन्होंने दिखाया, और ये भी स्लोगन लास्ट में दिखाया, वी वांट टू फ्री नाउ, हमारे साथ चीटिंग की गई है। तो अगर तुम किसी को स्टीरियोटाइप बोलोगे तो वो तुम्हारे साथ रहना पसंद करेगा। किसी को भी अगर तुम किसी की पहचान ही बदल दोगे कि जैसे दो चोटी वाली प्रीतिका, दो चोटी वाली दिव्या, तो फिर क्या ये लोग तुम्हारे साथ रहेंगे? पहचान किसी के बालों से नहीं की जा सकती है, या किसी भी तरीके से नहीं की जा सकती ना। तो इसलिए स्टीरियोटाइपिंग किसी की नहीं करनी है, जो जैसा है वेशभूषा के आधार पर नहीं है हमें करनी है, और उसे डिस्क्रिमिनेट तो नहीं करना, सोसाइटी से अलग कर दोगे, नहीं कर सकते। अगर ऐसा करोगे तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली यू हैव इट्स रिपरकशंस, तो तुम्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सो अल्टीमेट यू कैन नॉट डू सो। तो किसी को भी रिजेक्ट नहीं करना, सोसाइटी से मार्जिनलाइज नहीं करना। इतना ही रखिए, कल इसके क्वेश्चन